हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजियोलॉजी के जनरल बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, क्या होता है ये। तो अगर हम इसको डिफाइन करें जैसे गाइटन में किया गया है, तो गाइटन सेज दैट द फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which seeks to explain physical and chemical basis of origin, development and progression of life. Now let's discuss that how the idea of physiology came into existence. There was a French physician. His name was Jean Ferner. In his journal, he first mentioned the word physiology, and at the time at which this word was coined, उस समय इसका मतलब जनरली हम मेंशन करते थे टू स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये मीनिंग तब का है जब ये वर्ड को क्वाइन किया गया था जीन फर्नर के द्वारा। आगे एडवांसमेंट हुई, उसके बाद एक ब्रॉड ब्रांच हो गया जिसमें हम बेसिक मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जो कि हमारे बॉडी को बहुत सारे साइंटिस्टों ने फेनोमेनल कॉम्प्लेक्स मशीन बोला गया है। ये कैसे वर्क करता है हम इसके बारे में ब्रॉडली डिस्कस करते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस में। अब नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वी स्टार्ट द स्टडी। जब बिग बैंग हुआ उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लाइफ शुरू हुआ, प्रोटोबायंट्स बने, फिर एग्रीगेशन उनका शुरू हुआ, फिर वो लिपिड बैग्स में पैक्ड होना शुरू हुए। तो उस समय जो हुआ था, हमारा जो ओरिजिन है, जो डेवलपमेंट है, वो हमारा सी में हुआ है। यानी कि सी जो है वहाँ हम जानते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, सोडियम क्लोराइड। और इसी में एक एग्रीगेशन बना, लिपिड बैग्स, जिसमें कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो चुके थे, और इनका ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट बन चुका था, और बाहर जो था वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। और ये लिपिड का ये जो मेम्ब्रेन था, इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा था। तो नेचर ने यही सेम कंडीशन हमारे बॉडी में भी डाला। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनका सेल और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंस्टिट्यूएंट देखें तो वो अभी भी सेम है। यानी कि जब से हमारा डेवलपमेंट हुआ है ओरिजिन, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें अभी भी सोडियम का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, क्लोराइड ज़्यादा होता है, और ये जो बैग्स के अंदर जो है ये पोटासियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जो सेल का डिफिनीशन एक लेमन टर्म में कह सकते हैं कि सेल्स आर पोटेशियम बैग्स फ्लोटिंग इन द सोडियम एंड क्लोराइड सी। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सारे सेल्स एगलगमेट होते गए। सेल्स जो है वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इस मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट थे। तो ये जो एनवायरनमेंट में कंस्टिट्यूट कर रहा था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर था। और ये जो सेल्स के अंदर का एनवायरनमेंट था, ये सेल्स के लिए इनका इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट कर रहा। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था क्लॉडी बर्नार्ड। उनको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी कहते हैं। जीन फर्नेल ने टर्म कॉइन किया था फिजियोलॉजी। क्लॉडी बर्नार्ड वो फादर ऑफ फिजियोलॉजी उनको बोला जाता है। तो उन्होंने जो बोला था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, जो सेल्स के बाहर है, इसको बोला गया। उनको उन्होंने एक फ्रेंच में एक टर्म दिया था, मिल्यू इंटीरियर, मीन्स इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में, बीट जैसे ब्लड है,
प्लाज्मा है। तो हमारे ये जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मूवमेंट में रहते हैं, और जो हमारे सेल्स हैं इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल्स के चारों तरफ हमेशा यही फ्लूइड मूवमेंट करते रहते हैं, जिनके कारण जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स या जो भी इनका एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड करते हैं। इसी के लिए इसको क्लॉडे बर्नार्ड ने मिलियन टीयर कहा, यानी कि इंटरनल कांस्टेंट ऑफ सेल, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। अब जो हमारे इंटरनल जो भी कांस्टेंट है सेल का, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसको एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हमेशा रखना पड़ेगा। अगर उस रेंज से बाहर जाएगा तो बॉडी में डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होते हैं, और उसके नीचे भी जाएगा एक नॉर्मल रेंज से तो वो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन ये राइज होगा, जिसको हम होम्योस्टेटिस के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अब दूसरे टर्म की तरफ, जिसका नाम है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस ये टर्म कॉइन किया गया था वाल्टर कैनन के द्वारा। अगर हम वर्ड का डिस्ट्रक्शन करें तो होम्यो मीन्स होता है सेम, और स्टैटिस मीन्स होता है, स्टैटिक मीन्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड। तो होम्योस्टेटिस को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है फिजियोलॉजिकल, वो एक नॉर्मल रेंज में ही, एक बहुत ही थिन रेंज होता है, उसी में फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे बॉडी का पीएच हो, पीएच भी एक रेंज में होना चाहिए। टेम्परेचर है, उसमें हमारा बॉडी मोस्ट इफिशिएंटली वर्क करता है, जो कि हमारे सेल के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम होम्योस्टेटिस जो है वो हमेशा इसको मेंटेन करते हैं। और ये कैसे अब मेंटेन होता है, तो इसको अब हम समझेंगे ये कैसे मेंटेन होता है। हाँ, ये है हमारा बॉडी, जो कि एक शीशो की तरह है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर ये किसी भी कंडीशन में, अगर ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन से अबव या बिलो जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर या सेंसर्स होंगे, और ये रिसेप्टर्स और सेंसर्स जो होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ कंट्रोल सेंटर्स हैं। कंट्रोल सेंटर्स जो हमारे बॉडी में जो मेनली जो होते हैं वो न्यूरोएंडोक्राइन, न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, मेनली ये दोनों फंक्शन करते हैं। और बाकी रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, ये सब डिफरेंट सिस्टम्स है जो कि नॉर्मल होम्योस्टेटिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन जनरली न्यूरल एंड इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है। और ये कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्ट करेगा इफेक्टर्स पे, और इफेक्टर्स जो है फिर ये हमारे बॉडी का जो अगर नीचे गया है तो उसको इक्विलिब्रियम पे लाएगा, तो वो फंक्शन करके हमारे बॉडी को फिर से नॉर्मल होम्योस्टेटिक कंडीशन पे वो ला देगा। तो ये यही लूप है जो वर्क करता है हमारे बॉडी के होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए। अब जो दो साइकिल्स हैं, दो मैकेनिज्म है, जिससे कि जो हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर है वो दो मैकेनिज्म से हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करता है। जो पहला होता है वह है पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक सर।
और दूसरा है निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक की बात करें तो निगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन बैलेंस्ड हो गया किसी चीज़ की कमी के कारण, ठीक है। एज एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो हमारा जो बॉडी है इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, जो जैसे कैरोटिड साइनस है वहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए, वहाँ से सेंस करके हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म को ऐसे करेगा कि वो जो कम हुआ बीपी को वो ऊपर रेज करेगा। मीन्स जो भी कॉज है उसके अगेंस्ट में एक्शन होता है, उसको बोला जाता है निगेटिव फीडबैक। तो इसका एग्जांपल में आपका हो जाएगा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। और जो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं वो जैसे कि हमारे बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ गया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमारा जो रिस्पिरेटरी रेट है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इसको बोलते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है कि वॉश आउट ज़्यादा हो CO2 का। तो वो भी क्या है, ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल्स पे। इसमें ये होता है कि जिस चीज़ के कारण ये हो रहा है वो इस चीज़ को और ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देता है, मतलब उसको और ज़्यादा कंपनसेट करने करने के इफेक्ट में वो बढ़ाता ही है उस चीज़ को। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल है, जैसे हमें जो शॉक होता है वो एक्सीडेंट में हमारा ब्लड लॉस हो गया, तो क्या होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे और वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने करने में वो ज़्यादा ब्लड वहाँ पंप करता है, जिसके कारण जो है हमारा बॉडी और ज़्यादा ब्लड लॉस करेगा और हम और शॉक के सीरियस स्टेजेस में चले जाते हैं। इसी के लिए जो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल होता है इसको विशियस साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि ये उस केस में जब हमारा ब्लड लॉस हो तो इसको क्या करता है और वो केस को और ज़्यादा सीवियर बनाता है। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, विशियस साइकिल बोलते हैं इसको। और जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अब इसके एग्जांपल्स को ले लें तो ओवुलेशन में जो एलिच सर्ज होता है वहाँ ऑलरेडी हार्मोन्स रहते हैं, फिर भी वो एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है जो कि एलिच सर्ज करवाता है। सेकेंड एग्जांपल है जो एक्शन पोटेंशियल जब प्रोपेगेट करता है तो वहाँ जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो लीकिंग सोडियम चैनल्स, उससे कुछ सोडियम आते हैं और वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करते हैं, जिसके और ज़्यादा सोडियम चैनल आते हैं। यही प्रोसेस कंटिन्यू करता है और इसी से हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोपेगेट करता है। तो एक्शन पोटेंशियल सोडियम चैनल ओपनिंग। और एग्जाम्पल में जैसे चाइल्ड बर्थ पार्चुरेशन में जो होता है, जो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे जैसे वो लेबर पेन में फीमेल जाएंगे वैसे वैसे रिसेप्टर्स का अमाउंट बढ़ते जाता है। तो चाइल्ड बर्थ, तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि पॉजिटिव फीडबैक के होते हैं और ये नेगेटिव फीडबैक में आते हैं। और एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। हमारा जो बॉडी है वो एक नैरो रेंज में वर्क करने के लिए बना हुआ है ताकि ये मोर इफिशिएंटली वर्क कर पाए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं हीट स्ट्रेस या कोल्ड, जो टेम्परेचर का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम ये जोन को मानते हैं कि हमारा बॉडी है इस जोन में बहुत ही इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो अगर इसके अबव अगर टेम्परेचर राइज करता है, तो टेम्परेचर इसके अबव रेंज इस रेंज में लाई कर रहा है या इस रेंज में, तो हमारा बॉडी जो क्या करेगा, इसको कंपनसेट करना चाहेगा ताकि ये मोर इफिशिएंटली वर्क करे, नहीं तो ये पैथोलॉजिकल हो जाएगा। तो हमारा बॉडी जो है वो हमेशा टेम्परेचर जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है। हम अभी यहाँ बैठे हैं, फिर एसी रूम में चले गए, एसी रूम से निकले बाहर चले गए, तो वहाँ टेम्परेचर फिर से आपका बढ़ जाएगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा बॉडी है वो एक एडेप्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म वर्क करता है। इस मैकेनिज्म में क्या है कि बॉडी जो है वो खुद एक्शन ले लेता है अपने उस अपने हिसाब से, इस चेंजेस के हिसाब से बॉडी खुद एक्ट करेगा और बाद में ये डिसाइड करता है कि ये जो एक्शन लिया गया है इस चेंज को कंपनसेट करने के लिए वो सही है या नहीं है। तो इसको बोला जाता है एडेप्टिव कंट्रोल
और इसको बोलता है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड बोला जाता है क्योंकि ये फ्यूचर्स एक्शन को एंटिसिपेट करके कंपनसेटरी इफेक्ट शो करता है। ये हो गया। और जैसे अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल जो गाइटन के एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे डिजीज कंडीशन में होते हैं। डिजीज में जो होता है वो क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारी होम्योस्टेसिस जो होती है वो डिजीज कंडीशन में वो मेंटेन रहती है या नहीं रहती है। तो डिजीज कंडीशंस में भी जो बॉडी का जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म जो है वो इफिशिएंटली वर्क करता है, वो जितने भी कंपेंसेटरी इफेक्ट है वो शो करके। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिजीज में भी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन ही रहता है। हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन वहाँ डिसरप्ट होता है, लेकिन होम्योस्टेसिस एक क्वाइट मतलब एक रेंज में मेंटेन रखा ही जाता है। और इस टॉपिक का एक लास्ट चीज होता है, ये जो हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है जिसमें हम इसका गेन निकालते हैं। तो जो गेन को डिफाइन किया गया है, गेन को डिफाइन करते हैं करेक्शन अपॉन एरर। इसमें ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये कैसे होता है, अगर हम एग्जांपल में देखें, जैसे हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर मान रहे हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से अगर ये बढ़ जा रहा है, मानिए, तो मानिए +40 mmHg ज़्यादा हो चुका है, तो ये +40 mmHg हमारा एरर होगा। +40 mmHg हमारा एरर हुआ नॉर्मल रेंज से। तो इसको अगर हम करेक्ट करना चाहेंगे तो ये जो +40 है उसको हम क्या करेंगे, इसको कंपनसेट करने के लिए इसको मिनिमाइज करेंगे। तो जो भी हम इसको करेक्ट करेंगे तो वहाँ पे -20 mmHg हम कम किए, तो यह तो हमारा करेक्शन हुआ, जो कि सही भी है। तो ऐसे अगर देखें तो ये -1/2 आ रहा है। यही अगर इसका रिवर्स हम करके देखें, अगर मान लेते हैं कि एरर जो है वो बीपी जो है वो हमारा नॉर्मल रेंज से नीचे जा चुका है -40, अगर ये नॉर्मल रेंज से नीचे जा रहा है तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो हम इफेक्ट को करेंगे, करेक्ट अगर इसको करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट इस पे डालेंगे। अगर हम इस पे +20 mmHg का करेक्शन डालते हैं तो ये क्या होगा, -1/2। मीन्स अगर एरर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, करेक्शन उसका जस्ट रिवर्स होगा। इसी के लिए गेन जो है क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि होम्योस्टेसिस में हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और ये गेन है कि ये हमेशा नेगेटिव होता है। और एडेप्टिव कंट्रोल ऑफ फीड फॉरवर्ड, इसका जो एग्जांपल्स अगर हम देख ले तो भाई ये हीट स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस, किसी भी टेम्परेचर रेंज को हम ले सकते हैं जो कि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन में वर्क करता है। तो इतने इसमें इतना ही ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू।